Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we are going to discuss one of the pioneers of romantic poetry and romantic period, that is William Blake. And we are going to discuss some of the important and basic traits of William Blake's poetry. So, actually, we are going to discuss William Blake as a poet. What are the qualities of his poetry? What are the traits of his poetry? And what is the contribution of his poetry in romantic era and poetry as a whole. So let's start William Blake and his poetry. विलियम ब्लेक को अगर हम डिस्कस करना शुरू करें तो हम स्टार्ट लेंगे इस तरह से कि ही वॉज रिगार्डेड एज आप कह लें कि विजनरी पोइट के तौर पे इनका एक तारुफ है. ही वॉज एन आर्टिस्ट, प्रिंट मेकर whose work is characterized by its unique traits, blending mysticism, imagination, social critique. बहुत सारी इनकी ज़ात की डायमेंशंस हैं, ऐसी डायमेंशंस जो कि मोस्टली पोइट्स में नहीं होती, बट ही पोजेसेस सच क्वालिटीज़. विजनरी होना, प्रिंट मेकर, ये एक बिल्कुल यूनिक क्वालिटी है, ये इनके अंदर एक नेचुरल टैलेंट था. ही वॉज अ मिस्टिक, ही वॉज इमेजिनेटिव, चलें इमेजिनेशन पोइट्री की एक किस्म है, एंड ही वॉज अ सोशल क्रिटिक. तो ऑल सच qualities, all such traits, when they combine, they make him one of the great poets of all the ages. अगर हम सबसे पहले इनकी ट्रेड की बात करें, इनकी पोइट्री की, तो देयर कम्स मिस्टिसिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी. ब्लेक्स पोइट्री इज डीपली रूटेड इन स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल बिलीव्स. अच्छा, ये जो इनके बिलीव्स हैं ये इनके अपने हैं. He often explored themes of divinity, the soul, and the afterlife, drawing from both Christian theology and his own visionary experiences. कुछ ये क्रिश्चियन थियोलॉजी से लेते हैं, कुछ ज़्यादातर इनके नज़रियात, इनके जो आइडियल्स या आइडियाज़ हैं, ये इनके अपने हैं. His works such as Songs of Innocence and of Experience and The Marriage of Heaven and Hell reflect his belief in the interconnectedness of the spiritual and physical world. तो ये जो दोनों बड़े वर्क्स हैं, Songs of Innocence and of Experience and The Marriage of Heaven and Hell, तो ये इनके अंदर भी हमें एक इंटरकनेक्टेडनेस पाई जाती है जो स्पिरिचुअल और फिजिकल वर्ल्ड में है. सो एक्चुअली व्हाट ही वाज इंटेंडेड while writing is that he wanted to create a fusion between a physical world and the spiritual world. तो ये चीज़ उनके यहाँ हमें जो मिस्टिसिज्म है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, इनके तमाम वर्क्स में नज़र आती है. ऑफ कोर्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी के बगैर ये नहीं हो सकती. Blake regarded imagination as the highest form of human faculty, a divine force that could transcend the limitations of reason and the material world. He often used symbolic and allegorical language to convey his ideas, creating rich imaginative landscape in his poetry. तो ये जो इमेजिनेशन का यूजेज है और क्रिएटिविटी है, इसमें उनकी ह्यूमन फैकल्टी, उनका जो डिवाइन एक डिविनिटी उनके विजन्स में थी, वो उनको वो पेश करते हैं. जो राइटिंग है उनकी, वो करते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल्स और एलिग्रिकल लैंग्वेज के थ्रू, अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से अपना मिस्टिक और जो अपना एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेश करते हैं. देयर आर सर्टन डुअलिटीज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस इन हिज पोइट्री, जिनको हम कॉन्ट्रेरीज का नाम भी बाज़ औक़ात देते हैं. ब्लेक फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोर्ड द टेंशन बिटवीन ऑपोजिट्स सच एज इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस. ये कॉन्ट्ररीज हैं, गुड एंड evil and heaven and hell. He believed that these dualities were necessary for human growth and understanding, as seen in his famous line from The Marriage of Heaven and Hell. Without contraries is no progression. ये आप बाइनरी ऑपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट जो स्ट्रक्चरलिज्म और में मौजूद है, आप ये वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं. सो कॉन्ट्ररीज और दो अलग अलग कॉन्ट्ररी ऑब्जेक्ट्स एंड दो और कॉन्ट्ररी जो आइडियाज़ हैं उनको पेश करके तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं, जो कि ज़्यादा क्लैरिटी रखता है. ये लाइन अगर दोबारा पढ़िए, विदाउट कॉन्ट्ररीज इज नो प्रोग्रेशन. विदाउट कॉन्ट्ररी एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की मौजूदगी में दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता. जब इस कॉन्सेप्ट को, यानी अगर आपने गुडनेस रखना है, तो गुडनेस को जब हेल के ईवल के मुकाबले में रखेंगे तो फिर जाके आप उसकी समझ ज़रा ज़्यादा आएगी. तो एक कॉन्सेप्ट समझना हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन कॉन्सेप्ट is dependent on the understanding of other concept. ये उनका ख्याल है, which is quite right. Social and political critique was there. Blake was a fierce critic of the social injustices of his time, including industrialization, child labor and the oppression of the poor. अब ये industrialization उस वक्त start हो चुकी थी, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रही थी इंग्लैंड में, सो टू से कहना चाहिए प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, लेकिन उसके नतीजे में बच्चों से काम लिया जा रहा था,
गरीब पहले से ज़्यादा पिस रहा था, इंग्लैंड के अंदर क्लास स्ट्रक्चर वजूद में आ रहा था, तो अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो रहा था। तो ये चीज़ उनको बहुत पिंच कर रही थी, बिकॉज ऑफ ही वाज मच क्रिटिकल ऑफ दिस class structure. His poems often challenge authority and champion individual freedom, as seen in works like London and The Chimney Sweeper. उन्होंने हर तरह की अथॉरिटी को चैलेंज किया, वो किसी भी फॉर्म में, ही एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम। ये चीज़ें उनके वर्क्स में भी नज़र आती हैं। Symbolism and allegory is certainly there. Blake's poetry is rich with the symbolic imagery, often drawing from biblical, mythological, personal sources. His use of symbols such as the lamb, innocence, अब lamb innocence की मिसाल है, जैसे मैंने दो contraries की आपको बात बताई, and the tiger experience की मिसाल है. It adds to the layers of meanings to his work. So allegorical and symbolic एक बहुत बड़ा इनका contribution है in poetry. He adopted an innovative form and style. Blake was known for his experimental approach to poetry, combining text with visual art in his illuminated books. अगर आपने मेरी जो इससे पहले मैंने बायोग्राफी की वीडियो अपलोड की, उसमें उस लेक्चर में देखिएगा तो मैंने बड़ी डिटेल में बताया, ही वॉज द पर्सन, ही वॉज वन ऑफ द यूनिक पर्सन ऑफ दैट एज कि जिनके अंदर आर्टिस्टिक जो टैलेंट था वो पहले डिस्कवर हुआ, राइटिंग का जो टैलेंट है वो बाद में डिस्कवर हुआ। तो विजुअल आर्ट का जो एक उनके अंदर एक टैलेंट था वो उनकी राइटिंग में भी नज़र आता है विद टेक्स्ट। His lyrical style often features simple song-like rhythms, but his prophetic works such as Jerusalem and the Four Zoas are more complex and epic in scope. Lyrical style इनका जो है वो सिंपल है और सॉन्ग्स हैं, इन प्रोफेटिक वर्क्स हैं जैसे विजनरी वर्क्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो ज़रा इनकी लेंथी पोइम्स हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। There was a rebellion against rationalism. Blake rejected the Enlightenment's emphasis on reason and logic, advocating instead for the primacy of emotion, intuition and imagination. हम कह सकते हैं कि he was the last of 18th century, the age of reason, and he was the first one from romantic era. तो इनके अंदर ये दोनों आपको ट्रेड्स नज़र आते हैं। इनलाइटनमेंट का एम्फेसिस है रीज़न एंड लॉजिक पे, तो क्योंकि ये एंड एज से ताल्लुक़ रखते हैं, एज ऑफ रीज़न के, सो बिकॉज ऑफ विच ही वॉज मच अगेंस्ट द यूजेज ऑफ रैशनैलिटी, लॉजिक एंड रीज़न। इंस्टेड वो जो रोमांटिक ईरा के ट्रेड्स हैं, इमोशन और इंट्यूशन और इमेजिनेशन, उनको ज़्यादा फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। सो सर्टनली देयर इज़ अ फ्यूजन ऑफ बोथ. He saw rationalism as a tool of oppression and sought to liberate the human spirit through his आर्ट एंड पोइट्री। ऑपरेशन समझते थे वो रैशनलिज्म को, और वो चाहते हैं कि इमेजिनेशन के ज़रिए इंसान की जो पर्सनल फ्रीडम है उसको रिस्टोर किया जाए। He was a visionary and prophetic voice. Blake considered himself as a poet, as a prophet, using his poetry to convey divine truths and warn against societal corruption. His prophetic works are characterized by their grand apocalyptic visions and their call for spiritual and social renewal. ये अपनी ज़ात में खुद ही अपने आप को प्रॉफिट समझते थे। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एंजल्स को अपने ख्वाब में देखते थे, अपनी रियल लाइफ में भी देखा अपने चाइल्डहुड में। सो ये इनके जो विजन्स थे, इनकी अपनी इमेजिनेशन, इनकी इंट्यूशन, दैट all such things they give birth to a spirituality which is the hallmark of his poetry. तो इनका जो सारा prophetic works हैं, ये उनके उन्हीं apocalyptic visions, इनकी अपनी usage of imagination and इनका जो एक divinity इनके अंदर मौजूद थी, ये उसके ऊपर बेस करते हैं। Focus on childhood and innocence. Blake often used the figure of the child to represent purity, innocence and the uncorrupted soul. ये बड़ा common लेकिन एक बड़ा rich थीम है जो पोइट्री में पाया जाता है। चिल्ड्रन को दिखाना, इनोसेंस दिखाना, अनकरप्टेड सोल के तौर पे दिखाना। However, he also explored the loss of innocence and the harsh realities of life, particularly in songs of experience. लेकिन इसको समझने के लिए, as I mentioned earlier, जो इनोसेंस है उसको समझने के लिए फिर वो उसके अगेंस्ट एक्सपीरियंस को लेके आते हैं, और एक्सपीरियंस की जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो उनको लेके आते हैं, बताते हैं कि कैसे ह्यूमन सोल की जो अनकरप्टेड नेचर है, जो अनकरप्टेड स्पिरिट है, उसको करप्ट करता है एज, एक्सपीरियंस। जैसे जैसे इंसान बढ़ता चला जाता है, एज में बढ़ता है, वैसे वैसे बहुत सारी हार्श और करप्ट किस्म की प्रैक्टिसेस जो है वो सीखता है। There is an integration of art and poetry. As I mentioned earlier, poets' unique method of combining poetry with hand illustrated engravings created a unified artistic experience. His visual art often complements and enhances the themes of his poetry, making his work
a synthesis of literary and visual expression. His poetry is actually a perfect example of visual and टेक्सुअल आर्ट. हम कह सकते हैं कि ये उस एज के शायद वाहिद पोइट थे कि जिनके अंदर एक आर्टिस्टिक जो इलस्ट्रेशंस, इमेजेस और पेंटिंग एंड ड्राइंग नज़र आती है इन इन इन्फ्यूजन विद टेक्स्ट. तो वो जो इमेजरी है वो भी वहीं से निकलती है, इनके विजुअल आर्ट्स में से. सो देयर इज़ अ परफेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट एंड पोइट्री. अगर हम इनके तमाम जो थीम्स हैं, जो इनके जो ट्रेड्स हैं इनकी पोइट्री के, इनको हम कंक्लूड करें तो ब्लेक्स पोइट्री रिमेन्स इन्फ्लुएंशियल फॉर इट्स प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, its visionary qualities, and its enduring critique of societal norms. His work continues to inspire readers and artists with its depth, creativity, and timeless relevance. ये आने वाले तमाम एजेस में आज इस उनकी पोइट्री को 300 साल या कम ज़्यादा गुजर चुके हैं, बट इवन देन नाउ ही इज़ पॉपुलर ओनली बिकॉज ऑफ द परफेक्शन ऑफ हिज आर्ट. यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है. इनके पोइटिक आर्ट के बारे में, इनकी राइटिंग के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो ज़रूर पूछिए. आई वुड लव योर कमेंट्स एंड क्वेश्चंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.